दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है 7 फेरों का मतलब बहू को अपमानित करने का लाइसेंस। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। आरती की सास नर्मदा हमेशा ही अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियों का रिश्ता स्वीकार करती थी जो या तो गरीब हो या जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। यह एक बेहद ही विचलित करने वाली भावना थी। नर्मदा जी के 3 बेटे और एक बेटी। बड़े दोनों बेटों के लिए नर्मदा जी ने गरीब घर की लड़कियों को अपनी बहू के रूप में चुना। तीसरे बेटे की बहू खुशी के सिर पर पिता का साया नहीं था। नर्मदा जी के मन में यह भावना घर कर गई थी कि गरीब घर लाचार की बेटियों पर वह अपनी मनमानी कर सकती। वह उन्हें जैसे चाहे खरी खोटी सुनाती रहे, वह पलटकर जवाब नहीं देगी क्योंकि वह गरीब घर से झगड़ा करके कभी भी मायके नहीं जाएंगी और हमेशा दबकर ही रहेंगी। पिछले 10 सालों में उनकी यह तरकीब कामयाब रही थी। बड़ी दोनों बहू अपनी सास नर्मदा के आगे जुबान खोलना तो दूर नजरें उठाकर बात भी नहीं करती थी। घर में तीसरी बहू खुशी आई तो घर का माहौल देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। खुशी के सिर पर पिता का साया भले ही नहीं था परंतु वह पढ़ी लिखी थी। खुशी की मां ने मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी। नर्मदा जी जब अपने बेटे वरुण के लिए खुशी का हाथ मांगने गई थी तब उन्होंने कहा था, बहन जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी संस्कारी बेटी मेरे घर की बहू बने, यही मेरी कामना है। मैं इसे घर में बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। परंतु ससुराल का माहौल विपरीत था। खुशी ने देखा कि उसकी सास नर्मदा उसकी दोनों जेठानियों को बिना किसी गलती के ही खरी खोटी सुना देती। दोनों जेठानियों के मायके वालों को भी खूब बुरा भला कहती और दोनों जेठानियां नजरें नीची करके सब सुन लेती। एक दिन नर्मदा जी की बेटी पूर्वी दूध गर्म कर रही थी और उसके हाथ से दूध का पतीला छूट गया। दूध पूर्वी के पैरों पर गिर गया। पूर्वी 20 साल पूरे करने वाली थी, वह कोई बच्ची नहीं। दूध गिरने से पूर्वी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके दोनों पैर जल गए थे। नर्मदा जी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर दौड़ी दौड़ी आई। खुशी की दोनों जेठानियों ने ननद के पैरों पर बर्फ का पानी डाला और फिर नारियल का तेल भी लगा दिया। खुशी वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी ननद पूर्वी चमड़ी जल जाने के कारण चिल्ला रही थी। नर्मदा जी को भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बहुओं को सुनाना शुरू कर दिया। घर में 3 बहुएं, फिर भी मेरी बेटी को किचन तक जाने की जरूरत पड़ती। तुम्हारा क्या मैं अचार डालूंगी? तुम सब क्या कर रही थी? कहाँ मर गई थी सब की सब? मेरी बेटी को दूध चाहिए था तो उसे गर्म करके क्यों नहीं दिया? 3 भाभीियों के बीच में एक ननद है, तुम सबसे वह भी नहीं देखी जाती। 1-2 साल में ब्याह करके अपने ससुराल चली जाएगी, तब तुम्हारे कलेजे ठंडे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ तुम तीनों मेरी बेटी को देखकर खुश नहीं हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। सास नंद की सेवा इसी तरीके से की जाती है। नर्मदा जी खरी खोटी सुनाई जा रही थी और खुशी की दोनों जेठानियां चुपचाप खड़ी सुन रही थी। खुशी का मन हुआ कि वह कह दे, मम्मी जी इसमें हमारी क्या गलती, और अगर नंद जी रसोई में नहीं जाएंगी तो घर के कामकाज कैसे सीखेंगी? हम भी तो पराए घर से इसी उम्र में ब्याह कर आए। जब हमें हर काम की समझ है तो अब आपकी बेटी को भी होनी चाहिए, और फिर हमारी गलती ना होते हुए भी आप हमें सुना रही, हमारे पीहर वालों को भी बुरा भला कह रही है। इसमें उनकी क्या गलती? वह क्या आपकी बेटी को दूध गर्म करके देने आएंगे? परंतु अपनी दोनों जेठानी को चुपचाप खड़े देख खुशी भी चुप रही। बात रफा दफा हुई, परंतु सास का गुस्सा तो 2-3 दिन तक जेठानियों पर बरसता रहा। खुशी भी इस घर में नई थी, इसीलिए सास उसके साथ जरा नरमाई से पेश आ रही थी। खुशी को पता था कि एक दिन जेठानियों जैसा हाल उसका भी होना है। खुशी और वरुण की शादी को अभी कुछ महीने ही बीते थे कि सास की तलखी नजर आने लगी। एक दिन वरुण ने अपनी छोटी बहन से एक गिलास पानी मांगा। वह ड्राइंग रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था तो पूर्वी ने कहा, भैया आपने अपने आप उठकर ले लो, भाभी से कह दो, मैं क्या आपकी नौकरानी लगी हूँ?
वास्तव में पूर्वी को उसकी माँ के लाड प्यार ने ही बिगाड़ रखा है। 3 भाई भाभीियों के बीच में एक बेटी है मेरी, यह कहकर नर्मदा जी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा। वह घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वरुण को पूर्वी की बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब वह बड़ी हो गई थी। अपने भाई से इस तरह से बात करना वरुण को नागवार गुजरा और उसने पूर्वी को डांटा। 1-2 साल में तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तो क्या अगले घर जाकर इसी तरह जवाब दोगी? यह बात नर्मदा जी ने सुनी तो वह अपने बेटे पर बरस पड़ी और कहने लगी, शादी से पहले तो तुमने कभी अपनी छोटी बहन को इस तरह से नहीं डांटा। लगता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया है। 4 दिन आई को नहीं हुए और रंग दिखाने लगी। वरुण अपनी माँ की यह बात सुनकर चुपचाप खड़ा था। वहीं पर खुशी भी खड़ी थी। खुशी का दिल बहुत दुखा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वरुण तो अपनी बहन को समझा रहा था, परंतु सारा इल्जाम खुशी पर डाल दिया गया। इस बात की भड़ास नर्मदा जी ने खुशी के मायके से आए हुए सिंधारे के सामान पर निकाली। वह खुशी के मायके से आए हुए तोहफों को इधर उधर फेंक रही थी और कहने लगी, देखो कितना घटिया सामान दिया है। कौन पहनेगा ऐसे कपड़े? किसी भिखारी को देने पड़ेंगे। मिठाइयों में से तो बदबू आ रही है। वरुण वहीं पर बैठा यह सब बातें सुन रहा था। खुशी की आंखें भर आई। उसकी विधवा माँ ने जैसे तैसे करके यह सामान दिया था और सासू माँ ने सारे सामान में कमियां निकाल दी। खुशी का दिल सबसे अधिक तब दुखा जब वरुण ने भी अपनी माँ की बातों का विरोध नहीं किया। खुशी नम आंखों से रसोई में सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी खुशी की बड़ी जेठानी कल्पना रसोई में आकर सबके लिए पकोड़े तलने लगी। कल्पना ने खुशी की आंखों में आंसू देखे तो कहा, बहन यह सब सुनने की आदत डाल लो। हमारी सास गरीब और बेसहारा लड़कियों को अपने घर की बहू इसीलिए बनाती है ताकि उनका वर्चस्व कायम रहे। अब हमें ही देख लो, रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, क्या कर सकते हैं। मायके वालों की इतनी हैसियत नहीं कि वह हमारे खर्चे उठा सके। हम तो मायके में 1-2 दिन के लिए ही जाते हैं और अपने दर्द को खुशहाल चेहरे के पीछे छुपा लेते हैं। मायके वाले भी यह देखकर खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटियां बड़ी गाड़ी में आई, अमीर घर की बहू है, महंगे कपड़े पहनती, ठाठ से ससुराल में रहती। उनकी सास उन्हें बहुत प्यार करती, इसीलिए सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही भेजा है। परंतु वास्तव में इस घर में हमारी हैसियत नौकरानियों जैसी। एक आवाज़ में तुरंत हाजिर होना पड़ता है। जरा सी देरी होने पर मायके वालों तक को कोस दिया जाता है। हम गरीब घर से हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, संगमरमर के पत्थर वाले घर में रहने की कीमत हमें चुकानी पड़ती है, अपने आप को अपमानित महसूस करके। खुशी ने जेठानी कल्पना से कहा, हद है दीदी, आप पिछले 10 सालों से यह सब सह रही हैं। किस मिट्टी की बनी हैं आप? कल्पना ने कहा, अब तो आदत सी हो गई अपमान सहने की और मायके वालों के बारे में बुरा भला सुनने की भी। बेहतर होगा तुम भी यह आदत डाल लो, नहीं तो किसी दिन सासू माँ मायके का रास्ता दिखा देगी, फिर हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। ऐसी हालत हो जाएगी जैसे धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का। बातों बातों में चाय और पकोड़े बनकर तैयार हो गई। सबके लिए सर्व भी कर दिए गए। 2 दिन बाद खुशी का भाई उसे रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए लेने उसकी ससुराल आ गया। खुशी अपने घर पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने और 10 दिन के लिए मायके में रहने चली गई। 10 दिन बाद जब वरुण खुशी को लेने आया तो खुशी ने कहा, वरुण जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आखिर मुझ में क्या कमी है? क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं? वरुण ने कहा, क्या नाटक लगा रखा है तुम यह बात मुझसे घर चलकर भी तो कह सकती हो। खुशी ने कहा, घर? कैसा घर? किसका घर? तुम्हारे घर में मेरी हैसियत नौकरानी से ज़्यादा नहीं है। क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। वरुण खुशी की बातों से हैरान था। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। आज खुशी कैसे सवाल पूछ रही? वह खुशी जो कभी तेज आवाज़ में बात तक नहीं करती थी और हमेशा नज़रें झुकाई रखती थी, आज वह अपने सवालों के जवाब मांग रही थी। खुशी ने कहा,
भूल गए आप वह दिन जब आपने अपनी छोटी बहन को डांटा था? तो आपकी मम्मी ने मुझे खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा था कि बहू के आ जाने से बेटा बदल गया। बेटे ने कभी अपनी छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाया। बहू ने बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना शुरू कर दी। मैं आंखों में आंसू भर के आशा भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रही थी कि शायद आप मेरा पक्ष लेंगे, अपनी माँ से कहेंगे कुछ कि ऐसा कुछ नहीं, परंतु आप चुपचाप खड़े रहे और आपकी माँ ने मुझे तो क्या मेरे पीहर वालों को भी नहीं बख्शा। इन्हें भी खूब बुरा भला कहा और उस दिन तो हद ही हो गई जब तुम्हारी माँ ने चिल्ला चिल्लाकर मेरे घर वालों के द्वारा दिए गए सामान को घटिया बताया। उन्होंने कहा कि सामान की कोई क्वालिटी नहीं, मिठाइयों में बदबू मार रही। बेटे की किस्मत फूट गई जो ऐसी ससुराल मिली। उस दिन भी आप चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे। वरुण चुपचाप खुशी की बातें सुन रहा था। खुशी ने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपके परिवार में 7 फेरों का मतलब यह है कि आप लोगों को 7 जन्मों तक बहू का अपमान करने का लाइसेंस मिल गया? मेरी विधवा माँ ने मेरा विवाह किया है, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अगर आपकी माँ को मेरा गरीब मायका पसंद नहीं था तो क्यों आई थी मुझे झोली फैलाकर मांगने? मैं अपनी माँ पर बोझ नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, हर तरह से सक्षम हूँ, अपना पेट भर सकती हूँ। वरुण हैरान और परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया और बोला, खुशी तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हारे पक्ष में बोलता तो घर में इतना क्लेश होता कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी माँ को अपनी शान में गुस्ताखी पसंद नहीं, हमेशा से परिवार में उनका वर्चस्व रहा है। खुशी ने कहा, क्लेश होगा मतलब? आपके घर की शांति की नींव बहू के अपमान के ऊपर टिकी है। बहू चुपचाप अपमान सहती रहेगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। माफ़ कीजिएगा वरुण जी, जो इंसान अपने घर की शांति के लिए अपनी पत्नी का अपमान सह ले, मैं उस आदमी के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। आप अपने घर वापस जा सकते हैं और अपनी माँ से कह दीजिएगा, अगर उनका व्यवहार नहीं बदला तो मैं ससुराल नहीं आऊँगी। आपके परिवार को मुझे एक सदस्य के रूप में स्वीकार करना होगा, नहीं तो तलाक के कागज भिजवा दीजिएगा। खुशी की कही हुई बातें सुनकर वरुण एक हारे हुए ज्वारी की तरह वापस अपने घर आ गया। वरुण को अकेला आया देख सभी घर वाले आश्चर्य में पड़ गए। वरुण की माँ ने कहा, बेटा बहू को साथ नहीं लाया? वरुण ने कहा, माँ खुशी साथ नहीं आई, परंतु उसके कुछ सवाल लेकर आया हूँ। अगर उनका जवाब आपके पास है तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा आप इस रिश्ते को भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का कभी घर बसा था। वरुण की माँ ने क्रोधित होते हुए बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ जो बहू ने आने से मना कर दिया? तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। वरुण ने खुशी की कही हर बात एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों के सामने रख दी। पूरी बात सुनने के बाद वरुण की माँ ने कहा, वह कल की लड़की मुझे कायदा कानून सिखाएगी। उसका कोई अनोखा ब्याह हुआ क्या? सारे ज़माने में ऐसा ही होता है, हमने भी यही सब सहन किया है। संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सास की जली कटी तो सुननी ही पड़ती है, और ऐसे क्या मैंने तीर चला दिए जो उसका कलेजा छलनी हो गया। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती हैं, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगती हैं। वरुण ने कहा, नहीं माँ तुम गलत हो। जो बातें सदियों से चलती आ रही हैं और जिन्होंने आपको भी कष्ट दिया है, क्या वही परिपाटी वही परंपराएं हमेशा चलते रहना जरूरी है? मुझे मेरी गलती का एहसास है। जब जब खुशी का अपमान किया गया मुझे विरोध करना चाहिए था, परंतु आज खुशी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं उसका साथ नहीं दे सकता तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसे इस घर में लाकर रोज रोज अपमानित होते हुए देखूं। मुझे एक बात बताइए माँ, आपको अपने बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न गौ की तरह सीधी अपमान सहने करने वाली बहू, नौकरानी की तरह काम करने वाली बहुएं चाहिए, तो आप पूर्वी बहन को यह सब सहन करने की शिक्षा क्यों नहीं देती? आखिर उसे भी तो पराए घर जाना है और यही सब सहन भी करना है।
हकीकत से सामना हुआ तो नर्मदा जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आज उनके अपने बेटे ने ही उन्हें वास्तविकता का पाठ पढ़ा दिया। नर्मदा जी ने अपनी भूल को सुधारते हुए कहा, बेटा, आज से मेरी तीनों बहुएं घर में बेटी बनकर रहेंगी। उनका जो जी में आए पहने और जो जी में आए खाए। मुझसे गलती हो गई। वास्तव में जो मेरे साथ हुआ था वही मैं अपने बहुओं के साथ दोहरा रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से मेरे घर की नींव खोखली हो रही है। मैं खुद खुशी को लेने जाऊंगी और उससे अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगूंगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।